May I come? Yes. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. May I sit? आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा नाम प्रमोद कुमार, पिता श्री बालाराम पवार। मैं तरोड़ा बुजुर्ग बैतूल मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरी शिक्षा वर्धा महाराष्ट्र से हुई है और अभी फ़िलहाल में मेरा पीएचडी पर शोध कार्य जारी है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से। इसके अलावा मैं लेक्चरशिप भी कर रहा हूँ। अभी तक तो मैं प्राइवेट कॉलेज में इतिहास विषय को ही पढ़ा रहा था, विवेकानंद विज्ञान महाविद्यालय बैतूल में, लेकिन हाल फिलहाल में भी जनभागीदारी के द्वारा अतिथि विद्वान के रूप में अशोकनगर में कार्यरत हूँ। आपने अभी बताया कि आप पीएचडी कर रहे हैं। जी। आपके पीएचडी का विषय? बैतूल जिले में कृषि और कृषकों का योगदान। बैतूल जिले के इतिहास में कृषि और कृषकों का योगदान। इसका टाइम पीरियड वगैरह कुछ? जी मैम, हरित क्रांति से लेकर तो 2018 तक। इस विषय का आप इतिहास विषय है और ये विषय जैसे देखा जाए तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। इसका चयन कैसे क्या किया आपने? मेरा ग्रेजुएशन कॉमर्स से रहा था, तो अर्थशास्त्र से थोड़ा लगाव भी था और चूँकि आर्थिक इतिहास भी इतिहास का ही एक भाग होता है, इसीलिए मैंने इस विषय को चुना जो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ था। इसके साथ एक कंडीशन और थी कि मैं कृषक परिवार से आता हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी रेलवे में सर्वेंट थे, लेकिन पारिवारिक रूप से हम कृषि से जुड़े हुए रहे हैं पहले से भी, और मेरी शिक्षा जो प्राइमरी है वो भी ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी, तो कृषि से लगाव के कारण भी कृषि से जुड़ा हुआ टॉपिक मैंने चयन किया था। इस पे इतिहास का कौन सा आप समाज को या राष्ट्र को आप कहिए आपके इस सब्जेक्ट से क्या फायदा होगा? हाल फिलहाल में तो कृषकों की समस्याएं बड़ी उभर कर सामने आई हैं और किसान आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ा चुनौती भरा कार्य रहा है। तो मेरे शोध कार्य से किसानों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए समाधान भी कुछ खोजने के मैं उसमें प्रयास करूंगा कि बीते समय में कौन कौन से ऐसे समाधान हुए हैं, ताकि शोध कार्य के माध्यम से ये निकल कर आए कि आने वाले समय में भी ऐसी समस्याओं का निराकरण जो पुराने समय में किए गए थे उन्हीं को आधार बनाकर किए जा सकते हैं। ये कह रहे हैं कि कॉमर्स से पढ़ाई की है पूरी, फिर हिस्ट्री में कैसे आ गए? सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था मैडम मैं शुरुआती समय में, तो उस दौरान इतिहास एक ऑप्शनल विषय हुआ करता है सिविल सर्विस में, तो इतिहास में मेरी रुचि जगी और वहीं से मेरा जो इंटरेस्ट है पूरी तरीके से इतिहास में आ गया, तो मैं इतिहास की ओर समर्पित हो गया। दिया कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम? कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दिए थे। यूपीएससी में तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एमपीपीएससी में हुआ। मैंने 4 बार मेंस लिखे हैं, लेकिन वहाँ के प्रयासों के साथ साथ मैं शुरुआती समय में कोचिंग पढ़ाने लगा था मेरे जूनियर्स को और साथ वालों को। तो जब उनको डिक्टेट करने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल का मैं इस क्षेत्र में भी फ़ायदा ले सकता हूँ और मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया इसमें, क्योंकि जो विद्यार्थी मेरे बनते गए उनसे जो लगाव और जुड़ाव मेरा होते गया, तो मुझे ऐसे लगा कि ये कार्य सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो मैं इस ओर ज़्यादा रुचि लेने लगा और इसी के साथ मैंने नेट और पीएचडी की तैयारी भी शुरू करी और मेरा नेट क्वालिफाई भी है। उसी के साथ पीएचडी में कर भी रहा हूँ ताकि विद्यार्थी भी बना रहूँ और विद्यार्थियों के साथ जुड़ा भी रहूँ। और इतिहास से मेरा जो जुड़ाव है वो बना रहेगा, इसीलिए मैं इस तरफ डाइवर्ट हो गया। और अब इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं? अभी तो मैं लेक्चरशिप के लिए ही प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कार्य भी अभी इसी में चल रहा है और वैसे मेरे पास समय है अभी भी सिविल सर्विसेज के लिए, तो प्रशासकीय दृष्टिकोण भी रहा है मेरा, तो प्रयास उसमें भी मेरे भी जारी है। जैसे इतिहास अब पढ़ा है ना? जी। तो
आपके दृष्टिकोण से अगर एंशियंट पीरियड, हमारा जो भारत का एक प्राचीन इतिहास है, वो बड़ा गौरवपूर्ण माना गया है, तो क्या वाकई में आज के समय में वो प्रासंगिक है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ लागू हो सकती हैं और हम आज के समय में हमारे प्राचीन भारत के उस गौरव को स्थापित करने में सफल हो सकते हैं? प्राचीन भारत का जो गौरव है वो तो गौरवशाली रहा ही मैडम, जो भी हमारा इतिहास है। और वैसे भी मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है दूसरों को देखकर सीखने की। तो जब तक हम अपने इतिहास से और अपने पूर्वजों से जो अच्छी चीज़ें रही है उनको अगर ढूंढ कर नहीं निकालेंगे और जब तक उसको अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य भी जो है वो उतना बेहतर नहीं हो सकेगा। इतिहास की परिभाषा ही इस रूप में आती है कि इतिहास में अतीत का अध्ययन वर्तमान में किया जाता है, लेकिन बेहतर भविष्य के लिए। अगर हम ऐसी गौरवशाली चीज़ें जो हमारे इतिहास में रही है, अगर उनका जब तक हम उनको देखेंगे सीखेंगे तो उसी को हम आने वाले समय में भी लागू कर सकेंगे। तो लागू होने की संभावना की बात है, लेकिन चूंकि जैसे कि अरविंदो घोष ने कहा था कि हमको वेदों की ओर चलना है, ना कि वैदिक काल की ओर। तो हमें पुरातन जमाने की ओर नहीं जाना है, बल्कि आधुनिक में जो पुराने समय की अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाना है, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, प्राचीन काल की बात ही कर रहे हैं, तो एक चीज़ बताइए कि प्राचीन भारत में हम महान सम्राट की जब बात आती है तो किसको माने? मैं तो चंद्रगुप्त को मानता हूँ मैडम, क्योंकि सम्राट अशोक भी रहे हैं और उनकी अहिंसावादी नीति के कारण उनको ज़्यादा माना जाता है। पर चंद्रगुप्त इसीलिए कि भारत को एकीकृत राजनीतिक रूप से जोड़ने का कार्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। अधिकांश हम भारत में पश्चिमोत्तर भारत से कमज़ोर रहे और हमने हमेशा पश्चिम से उत्तर की ओर विदेशी लोगों ने आकर हम पर आक्रमण किया। पर चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तर से पश्चिमोत्तर भारत में जाके भारत का विस्तार किया था। समुद्रगुप्त क्यों नहीं? समुद्रगुप्त भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो दायरा है वो चंद्रगुप्त से सीमित रहा है। कैसे? केंद्रीकृत प्रशासन में चंद्रगुप्त मौर्य का केंद्रीकृत प्रशासन ज़्यादा था, जबकि समुद्रगुप्त ने अलग अलग नीतियाँ अपनाई थी। उनकी दक्षिण भारत के लिए अलग नीतियाँ थी, दक्षिणापथ के लिए, उत्तरापथ के लिए अलग थी, आठवीं राज्यों के लिए अलग थी, अपने केंद्रीय क्षेत्र में अलग नीतियाँ अपनाई थी और सीमांत प्रदेशों के लिए भी उनकी नीतियाँ अलग अलग थी। जबकि इनकी नीतियाँ लगभग केंद्रीकृत प्रशासन की रही थी और इनका साम्राज्य समुद्रगुप्त के साम्राज्य से अधिक था। एक चीज़ और पूछूंगी कि भारत का मध्यकाल तो जब रहा है वो लगभग उस समय में हम देखें उसके समानांतर प्राचीन भारत की बात करते हैं तब विश्व का परिदृश्य कुछ और था। तब भारत श्रेष्ठ ही माना गया, चाहे अर्थव्यवस्था हो, उसकी व्यापार हो, कृषि हो, जो भी है। मध्यकाल में जब हम देखते हैं तो ये चीज़ दिखाई देता है कि विश्व परिदृश्य में खासतौर से यूरोप में जाकर जब देखते हैं तब उस समय तो एक आधुनिक युग का प्रारंभ शुरू हो गया था, लेकिन भारत मध्यकाल की सामंती व्यवस्था में ही चल रहा था। और जब फिर पाश्चात्य देशों के संपर्क में भारत आया तो सबसे बड़ी शक्ति अंग्रेज, जिन्होंने भारत में अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो अगर मान लो भारत में अंग्रेज नहीं आते तो भारत कैसा रहता? चूँकि मैडम इतिहास में संभावनाओं को लेकर शोध नहीं किया जाता है। इतिहास में तो जो परिणाम आए हैं उन्हीं के ऊपर विश्लेषण किया जाता है। तो उनके आने की जो संभावनाएं नहीं आते और उसके आधार पे जो उनके जीवन में कुछ मतलब भारत में घटता वो कल्पनाओं के रूप में हो सकता है, वो हिंदी साहित्य से जुड़ा हो सकता है, इतिहास से नहीं। बहुत सुंदर। अभी मैं
शिक्षा नीति के बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी मैम, क्या है? 2020 में नई शिक्षा नीति लाई है जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को स्वावलंबी बनाना है और आत्मनिर्भर बनाना। कारण कि भारत में जो शिक्षा का स्तर है उसमें ज़्यादातर किताबी शिक्षा हुआ करती थी, तो अब उसका उद्देश्य रखा गया है कि वो शिक्षा के साथ साथ कुछ कार्य भी सीखे। इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोकेशनल कोर्सेज को इसमें जोड़ा है और साथ ही इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट, इस तरीके के भी विषयों को लाया है या उनसे कार्य करवाए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी अपने शिक्षा काल में ही कार्यों को करना सीख जाए। भारतीय ज्ञान परंपरा को इसमें जो समाहित किया है उस विषय में आपके क्या विचार हैं? आवश्यक तो है मैडम, क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को भुला देंगे तो जैसे कि इतिहासकार कहते हैं कि अगर किसी समाज को, सभ्यता को नष्ट करना है तो सबसे पहले उसका इतिहास नष्ट कर दीजिए। अंग्रेजों ने भी हमारे यहाँ जो साम्राज्य बना के रखा था उसका एक ही कारण था कि उन्होंने इतिहास को उस दृष्टिकोण से लिखा कि साम्राज्यवाद बना रहे। तो अगर हम भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित जो हमारे गौरवशाली इतिहास को अगर नहीं जानेंगे तो हम अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकते। वैसे हमने हमारे अस्तित्व को बनाए रखा पिछले 5000 सालों से। उसका कारण यही है कि हमने हमारे इतिहास को अपने से जोड़े रखा है, चाहे वो धार्मिक रूप में रहा है या फिर धार्मिक के साथ साथ लौकिक रूप में, पर हम उससे जुड़े रहे हैं। ऐसी इतिहास परंपरा में तो पहले भी जो है भारतीयता से संबंधित चीजें जो है वो इतिहास के अंदर रही होगी, है ना? भारतीय इतिहास रहा ही होगा जी ये नई अब बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने कहा पढ़ा भी रहे हैं साथ में। जी। तो ऐसा कौन सा बदलाव आपको लगा है पढ़ाते समय नई शिक्षा नीति में जिससे आप प्रभावित हुए कि हाँ ये बहुत बेहतर चीज है? ये जरूरी है मैडम कि मुझे ऐसे लगा कि अगर मेरे भी शिक्षा के दौरान मैंने इंटर्नशिप कहीं नहीं करी थी, अगर वो कार्य किया जाता तो शायद हो सकता है कि मैं वर्क से पहले ही जुड़ा रहता। तो अन्य मामलों में भी जैसे एक कार्य के साथ साथ जो दूसरे अन्य कार्य हैं मैं वह भी कर पाता, और जो बचे वाले समय में रहता है कि व्यक्ति के पास जो खाली समय रहता है उसमें वो अपनी इसी कलात्मक या जो भी उनका आर्ट है उसको वो डेवलप कर सकते थे। करेंगे अभी भी विद्यार्थी, और उसको अपने जीवन में मतलब दोहरे कार्य एक तरीके से कर सकते हैं। इतिहास में उपयोग में आने वाली शोध पद्धतियों के विषय में मुझे बताइए। शोध पद्धतियों में वैसे तो आर्कोलॉजिकल वाला रहता है, फिर साहित्यिक वाला भी रहता है, और इनके अलावा शोध पद्धतियों के विषय में पूछ रही हूँ। जी मैडम, शोध पद्धति में क्वेश्चनरी और साक्षात्कार को भी प्राथमिकता दी जाती है। ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हैं? जी मैडम, ऐतिहासिक विधि तो रहेगी। आपके शोध के उद्देश्य क्या थे? शोध का उद्देश्य किसानों का जो योगदान रहा है इतिहास में, खास करके विशेष करके बैतूल जिले के जो किसान रहे हैं उनका क्या योगदान रहा इतिहास में उसको बताना है। और क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक चुना है आपने उसमें? और क्षेत्र तो कृषि से ही जुड़ा हुआ है मैडम मेरा, और जो अगर आप ज्योग्राफिकल बोल रहे हैं तो सिर्फ बैतूल जिले के हैं। बिल्कुल संपूर्ण जिला लिया हाँ, है। संपूर्ण जिला। वर्धा से शिक्षा हुई है जी। वर्धा के बारे में कुछ बताएं। वर्धा जिला सामान्य वर्धा नाम आते ही जो गौरवशाली इतिहास की बात आप करते आए हैं अभी तक लगातार, वर्धा चीज आती वर्धा का नाम आती दिमाग में सबसे पहले क्या खोजता क्या है, कौतूहल क्या होता है? सबसे शुरुआत में तो लोग गांधी जी को ही देखते हैं क्योंकि गांधी आश्रम वहाँ पर रहा है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा जो थी नई तालीम के रूप में वहीं से इस विचार को उन्होंने सामने लेकर आए थे, नई बुनियादी शिक्षा वाला। इसके अलावा विनोबा भावे रहे हैं वहाँ पर, और पवनार का जो क्षेत्र है वो वाकाटकों के इतिहास से भी संबंधित है क्योंकि पवनार को वाकाटकों की राजधानी भी माना गया है। ठीक है, हरित क्रांति की बात करिए आपने, वहाँ से शुरुआत हरित क्रांति से शुरू होकर के वर्तमान समय तक जो आपका शोध समय है उसकी बात करिए। हरित क्रांति का बैतूल की जो फसल प्रणाली है इस पर कोई अंतर पड़ा हुआ है? जी सर, पड़ा है। तुलनात्मक रूप से बताइए। शुरुआती समय में जो आरंभिक समय था हम कोदो कुटकी और ज्वार पर ज़्यादा फोकस करते थे, पर हरित क्रांति के बाद में परिवर्तन आया है। दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ा है जिसमें तुअर का उत्पादन बढ़ा। उसके पहले तक हम सिर्फ उड़द वगैरह उगाते थे या मूंग वगैरह, लेकिन हरित क्रांति के बाद में गेहूं का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। पर हमारा जो शुरुआती चरण था हरित क्रांति का
उसका प्रभाव ज़्यादा नहीं रहा है। जो बाद वाली के जो उसके सेकंड स्टेजेस रहे हैं 1991 के बाद वाले, उसके बाद से हमारे यहाँ गेहूँ का उत्पादन में वृद्धि हुई है। 1991 से जो शुरुआत हुआ है, फसल प्रणाली की जो बात करी है, कृषि क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, क्या उसको आप हरित क्रांति का विस्तारित रूप के रूप में देखते हैं? जी सर, विस्तारित रूप ही है, क्योंकि हरित क्रांति में शुरुआती समय में हमने ऐसे बीजों का उपयोग किया था, रासायनिक खादों का, जो उत्पादन को बढ़ावा देते थे। लेकिन उसके बाद में हमने ऐसे भी सीड्स लाए जिनमें और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी उसको हमने उसके अंदर डेवलप करने का प्रयास किया है। कि जैसे कई बार क्या होता है कि हम बीज बो देते हैं, बीज बोने के साथ में उग तो जाता है पर उस पर फिर रोग लग जाते थे। तो अब जो प्रयास हो रहे हैं उसमें वो इस तरीके से है कि बीज पहले से ही इस तरीके से उपचारित कर दिया जाए कि उगने के बाद में भी उस पर रोग ना लगे और अन्य प्रकार के दवाई कीटनाशक न डालना। मैं वहीं से सवाल उठाता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई है वो विशुद्ध रूप से देशज थी, हमारे अपने भारत के लोगों के मूल उपज थी वो। लेकिन 1991 में जब ये डंकन प्रस्ताव आता है, विदेशी मार्केट के लिए हिंदुस्तान को खोल दिया जाता है, तो विशुद्ध रूप से वैदेशिक अवलंबन के सहारे हम आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं। उचित क्या था? उचित का मतलब उत्तम क्या था? जो पहले इसका बीजारोपण जो प्रथम हरित क्रांति में हुआ है, और दूसरा जो आपके शब्दों में था कि विस्तारित रूप था 1991 से शुरू हुआ था। मेरा ऐसा विशेष रूप से मानना है कि दोनों दो चीज़ें थी। संबद्धता हो सकती है, लेकिन उत्पादकता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, आज के बैतूल की बात करें या आज के हिंदुस्तान की बात करें, तो 1991 का जो परिणाम था या जो कार्य था वो निश्चित रूप से वैदेशिक भूभाग पर अवलंबित हम हुआ करते थे। सहमत कितना है आप मेरी इस बात से? सहमत तो है सर मैं आपसे कि हमारा जो अवलंबन है वो विदेशी बीजों पर भी और दवाइयों पर भी हो गया है। उसका कारण है कि पहले जो हम मक्का, ज्वार या जो भी उत्पादन मतलब बीज बोते थे, उनमें से जो फसल अच्छी होती थी उसको हम सूख कर रख देते थे और उनको इस तरीके से रख के रखते थे कि आने वाले समय में जब बीज बोने की बारी आएगी तो हम उसी को बो देंगे। लेकिन अब ये स्थिति बन रही है कि हम लोग बाजार से बीज खरीदते हैं, बोते हैं, उसको बेच देते हैं, लेकिन बीजों के लिए हम दूसरे पर निर्भर हैं। अगर किसान को आत्मनिर्भर बना रहना है तो वो बीज का संरक्षण भी उसे स्वयं ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो बीजों के लिए दूसरे पर निर्भर हो जाएगा तो फिर वो किसान भी नहीं रहेगा सर, वो तो गुलामी की स्थिति में पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा। ये बताएं, आप पूछिए कि जो पिछले 10 साल में विशेष रूप से बैतूल की बात कर रहा हूँ क्योंकि शोध क्षेत्र है आपका, किसान की बात करी, बीज की बात करी, बीजों के संरक्षण की बात करी, इसके बीच में कहीं भी किसानों के बीच में उनके पारस्परिक जो संबंध में कोई परिवर्तन आया है? अगर वो आया है, अगर आया पहले तो आया है, अगर आया है तो किस तरीके का आया? उसको आप सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं या बाजारवाद के वो प्रभाव के रूप में देखते हैं, या फिर जो वही गौरवशाली परंपरा की जो बात अभी मैडम साहब की बात हो रही थी, आप बार बार कह रहे थे, अभी मैं उस पर आऊँगा कि उसी गौरवशाली परंपरा के विस्तारित रूप के रूप में देख रहे हैं? वो गौरवशाली परंपरा तो नहीं आ रही है सर। कृषि के क्षेत्र में विशेष करके वैसे तो शामिल किया है हमने, लेकिन अभी तक वो किताबी ही नज़र आ रहा है मुझे। हमारे बैतूल ज़िले में तो वो उस रूप में नज़र नहीं आ रहा है। सरकार के प्रयास भी जो है वो इस क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहे कि वो लोगों को बीज संरक्षण के लिए कहें। अगर कर भी रहे हैं तो वो सिर्फ मोटे अनाज के रूप में ही कर रहे हैं, लेकिन उसका दायरा भी सीमित रखा हुआ है, क्योंकि उन फसलों को जब अगर किसान उगाने जा रहे हैं तो किसान के लिए वो लाभदायी नहीं रही है। जहाँ संरक्षण है सरकार का वहीं पर अभी वो उत्पादन संभव हो पा रहा है। अच्छा, इनके पारस्परिक संबंधों में कोई अंतर देख रहे हैं आप सकारात्मक रूप में किसानों के बीच में? क्योंकि प्रणाली बदल चुकी है, बाजार बदल चुका है, परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, ठीक है। तो पिछले 10 साल में, क्योंकि आपका एक लंबा वो आपने लिखा है हरित क्रांति से लेकर वर्तमान समय तक, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरे शोध कार्य में सर अभी किसानों के साथ में जो इंटरव्यू और प्रश्नावली है मेरी, वो अभी तैयार हुई नहीं है और मेरा जो काम है उसी पे रुका हुआ है। कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं जी। वेदों की तरफ लौटो की बात करी आपने जी। तो मैं ये मान के चलूँ कि अरविंदो घोष से आप प्रभावित हैं, क्योंकि जो मैंने पढ़ रखा है उसमें ये देखा कि दयानंद जी ने भी ये कहा था कि नहीं, सब वेदों की तरफ लौटो एक सशक्त हिंदुस्तान के निर्माण के लिए। गौरवशाली की बात मैं नहीं करता, सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर चले, लेकिन अरविंद घोष जब उनके बाद आए तो उन्होंने कहा कि हमको वेदों की ओर चलना है, ना कि वैदिक काल की ओर। तो वेदों की ओर चलने का उद्देश्य ये था कि हमारे यहाँ जो उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहे थे, तो राष्ट्रवादी आंदोलन को जो प्रेरणा मिलनी थी
उस प्रेरणा के लिए हमें आवश्यक था कि हम अपने अतीत से, हमारे लोगों से जो हमारी गौरवशाली परंपरा में रहा है उसी से हम नई सीख लें, ना कि विदेशियों से प्रेरणा हासिल करें। मैं आपका सवाल अगर सही अच्छा समझाऊं ठीक तो है, नहीं अच्छा है। गौरवशाली परंपरा से आप क्या समझते हो, समझाएंगे आप? कौन सी गौरवशाली परंपरा रही है जहाँ जातिवाद इतने प्रखर रूप से रहा है, महिलाओं की स्थिति मध्यकाल में आकर के बिल्कुल दयनीय से दयनीय होती चली गई। जी हम जितना आगे बढ़ते थे कमोबेश उतना ही पीछे चले जाते थे। हमें एक शब्द बाग दिखाया जाता था, नहीं साहब आप यूनाइट हो क्योंकि विदेशी आके आपके ऊपर आक्रमण कर लेंगे, या फिर जातिगत टुकड़ों में बटे हुए हिंदुस्तान में एक दूसरे के प्रति भय दिखाया जाता था। कौन सी वैसी गौरवशाली परंपरा है जिसकी बात पर आप बात कर रहे हो, और किसकी बात इन्होंने करी थी कि इनकी तरफ लौटो, समझना चाह रहा हूँ मैं। गौरवशाली परंपरा को जो सरकार है अभी नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखना चाह रही है, जिनमें से वो चरक, सुश्रुत और अन्य लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने धन्वंतरी जैसे, जिन्होंने पुराने समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे कार्य किए थे। मतलब एक तरीके से कि उस समय तक हम एक अच्छे इलाज को जानते थे, लेकिन बीच के समय में वर्ण व्यवस्था जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, तो वर्ण व्यवस्था शुरुआती समय में सही थी क्योंकि उसका दायरा उस व्यक्ति के स्किल को उभारने के लिए था। लेकिन जब ये वर्ण व्यवस्था जाति का कारण बन गई और जाति से अस्पृश्यता भी आई, तो आज के समय में तो मैं भी कहूँगा कि वर्ण व्यवस्था सही नहीं थी, पर जिस समय ये लागू हुई थी उस समय उसका जो प्रयास था वो बिल्कुल सही था। लेकिन कोई भी तकनीक या कोई भी चीज़ या कोई परंपरा जब हम लागू करते हैं तो वो एक समय तक और एक सीमित दायरे में अच्छी रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी उसके बुरे और नकारात्मक परिणाम आने लगते हैं। अगर हम उसको कितना सुधारने का प्रयास करें तो ठीक है, नहीं तो वैसे भी चाहे कोई साम्राज्य रहा हो, कोई सभ्यता रही हो, शुरुआत में उसका उत्थान जरूर होता है, वो विकसित होती है, लेकिन उसके बाद उसका पतन भी निश्चित होता है। तो वर्ण व्यवस्था उसमें से आगे चलकर जो जाति व्यवस्था उसमें प्रवेश कर गई, वो हमारे लिए नकारात्मक वाली चीज़ें थी, तो उसको तो हम अभी भी अवॉइड करें तो बेहतर होगा। लेकिन जो स्किल उभारने की बात थी, क्योंकि परंपरागत रूप से जो बच्चा अपने घर से स्किल को सीखता है, वो माता पिता से और अपने घर के इस आसपास के क्षेत्र से वो अपने उस स्किल को लेकर आगे बढ़ सकता है, तो स्वावलंबन हो सकता है। लेकिन मैं उसको जाति से समर्पित नहीं करूँगा, बल्कि मैं उसको उसके आसपास के क्षेत्रों से जोड़ना चाहूँगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आखिरी सवाल मेरा है, किस एक ऐतिहासिक या धार्मिक भारतीय भूभाग पे जन्म लिए हुए व्यक्तित्व से आप प्रभावित हो या अपने आप को उससे संबद्ध कर पाते हो? क्योंकि अभी तक जो मैंने आपसे बात सुनी, जो आपने कहा, मुझे ऐसा लगा कि आप विद्यार्थी भी हो, आप शोधार्थी भी हो, आप शिक्षक भी हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी शिक्षा व्यवस्था उसके बीच की आप एक बड़ी अनमोल कड़ी है, तो दिखाई दे रहा हो मुझे। तो आप किस एक ऐसी विभूति से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हो और अपने को संबद्ध कर पाते हो? इस पर सर मैंने कभी ऐसे ज़्यादा विचार नहीं किया है, पर चाणक्य से मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। चाहे उनका उद्देश्य भले ही अपना बदला लेना रहा हो, पर उन्होंने जिस विद्यार्थी को खड़ा किया था, उस विद्यार्थी ने भारत को एकीकृत करने में बड़ी भूमिका निभाई थी, तो चाणक्य से मैं ज़्यादा प्रभावित हूँ। निश्चित तौर पे अच्छा लगा आपकी बात सुन करके। कौन सा ऐसा उद्देश्य है जिसके चलते आप आज के युग का चाणक्य बन करके किसी चंद्रगुप्त को जन्म देना चाहते हैं? निश्चित तौर पे अगर आप संबद्ध करते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई घटना होगा, कोई इवेंट होगी या कोई स्टोरी होगी, कुछ ना कुछ तो संबद्धता होगी। बताना चाहेंगे? कोई बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू जी। गौरवशाली परंपरा के बारे में अगर हम कोई बात कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमको ऋषि खेती को बताना चाहिए? यदि हमारा विषय, शोध का विषय कृषि पर आधारित है, जी, है ना, तो हमारे, अगर हम इस बारे में बात कर रहे हैं, इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहले हमारे देश में खेती की जो प्रणाली हुआ करती थी वो ऋषि खेती होती थी, जी, है ना। और उसमें भी अगर आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे तो कई लोगों ने उस पर प्रयोग किए, तो एक ही साथ में वो कई फसलें उगा लेते थे, उसका पैटर्न ऐसा था। तो ऐसा नहीं लगता कि हमको ऋषि खेती को गौरवशाली परंपरा से जोड़ना चाहिए? ऋषि खेती के बारे में तो मैडम मुझे नहीं पता, हाँ। मैंने आपसे पहली बार सुना है। और यहाँ ये पर जो आप बोलना चाह रहे थे कि मल्टी क्रॉप
वाली बात वो ऋषि खेती से जन्म ली हुई चीज है। जी और हमारा जो होशंगाबाद है वहाँ पर राजू टाइटस नाम के एक व्यक्ति हैं जो फुफुकुआ के अंडर में जिन्होंने उनकी पद्धति को अपनाया ऋषि खेती। फुफुकुआ भारत से सीखे, बौद्ध धर्म से, है ना। और उन्होंने सीड बॉल और ये सीड जो अपन देख रहे हैं ना आजकल के समय में, ये सब उस ऋषि खेती के अंतर्गत थी चीजें। तो थोड़ा उस संदर्भ में, क्योंकि अपन खेती से संबंधित जो है अपना विषय है, कृषि से संबंधित हमारा विषय है, तो हमको उसको उस ओर बेहतर होता है कि अपन उस ओर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक। क्या नाम बताएं? प्रमोद पवार। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा सर, कंफर्टेबल। पानी वानी पिए? नहीं। नहीं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसकी मुख्य मुझे 3 बातें बता दीजिए। एक, उसका उद्देश्य छात्रों को स्वावलंबी बनाना है। दूसरा, शिक्षा में जो पैटर्न है उसमें बच्चों को बदलाव के लिए तैयार, मतलब कि कभी कभी क्या हमारा जो स्थिति है उसमें विशेषकर से मुझे है ना की पॉइंट बताइए, समझाइए, सिर्फ की पॉइंट बताइए कि ये 3 जो मुख्य बात है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एक तो वो स्किल डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, स्वावलंबन के माध्यम से। दूसरा, जो विद्यार्थी है उसको स्वतंत्र रखा है कि वो अपनी शिक्षा में परिवर्तन कर सके, विषयों को लेकर, चयन को लेकर। और अगर पढ़ाई छूट भी जाती है तो उसको लेकर भी आगे आने वाले समय में उसके क्रेडिट जो है वो एकेडमिक क्रेडिट के रूप में संरक्षित रहेंगे, जिसकी वजह से बीच का समय अगर छूटता भी है तो उसकी पढ़ाई समाप्त नहीं होगी और वो कंटिन्यू में आगे कर सकेगा। ये इसमें से ऐसा कौन सा बिंदु जो आपको बहुत अच्छा लगा कि सरकार ने अच्छा काम किया? एक तो फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि इसमें विद्यार्थी 1 साल अगर पहले साल फर्स्ट ईयर करता है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड में डिप्लोमा, थर्ड में डिग्री, और आगे भी वो रिसर्च में डिग्री कर सकता है। और बीच में अगर पढ़ाई छोड़ भी देता है तब भी उसके जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू बनी रहेगी। नहीं तो इसके पहले होता था कि अगर वो 3 साल या 4 साल में ग्रेजुएशन ना करे, ठीक है, एक साल के बाद उसे सर्टिफिकेट मिल जाए। किस काम में है वो? ऐसे तो सरकार ने अभी तक सर उसके लिए कोई बताया नहीं। तो फिर है आपको अच्छा क्यों लगा? इसलिए कि उसकी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू में रह सकती है। अगर इस दौरान अगर वो किसी कार्य में लग जाते हैं, कार्य करने लग जाते हैं और फिर से अगर शिक्षा की ओर आते हैं। मुझे ये बताएं, क्या कोई बच्चा एक यूनिवर्सिटी से फर्स्ट ईयर किया हुआ है जी, दूसरी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो जाएगा? ऐसा कोई एग्जाम्पल देखा है आपने? सर वैसे तो भारत में उन्होंने शिक्षा नीति को मतलब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में लागू किया है, तो संभावित रूप से तो होना चाहिए, पर मुझे इसका पूरा मतलब पूरी जानकारी तो नहीं है। चलो कोई बात नहीं। ये जो कोविड-19 के बाद में एक दौर आया है जी ऑनलाइन शिक्षा का, जी, आप इसके पक्ष में हैं कि विपक्ष में? सर मैं इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि आने वाले समय में भी विद्यार्थी जो है चाहे वो कहीं पर भी हो, हाँ। इसके माध्यम से जुड़ सकता है। उसके बीच का जो एक भौतिक रूप से उसकी उपस्थिति अनिवार्य होती थी, और जिसमें कई बार कई विद्यार्थी अपनी भौतिक उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाते थे। अब फिर सरकार जो है अधोसंरचना के ऊपर अरबों रुपए खर्च कर रही है जी, तो ये मतलब गलत पॉलिसी सरकार की। असल में सर विद्यार्थी जो है वो एक सीखने की जो स्थिति रहती है, तो वो शिक्षक से जितना सीखता है उससे ज़्यादा मेरा मानना है कि वो अपने साथ वाले विद्यार्थियों से ज़्यादा सीखता है। अगर वो एक बंद कमरे में बैठकर सीखेगा तो उसके लिए ये संभव नहीं होगा कि वो सारी चीज़ें सीख सके। तो जब तक वह एक समूह के बीच में बैठकर नहीं सीखेगा तब तक ज़्यादा चीज़ें नहीं सीखेंगे। ऑनलाइन शिक्षा के विरोध में बोल रहे हैं? नहीं सर, विरोध में नहीं हूँ अभी भी मैं। इसमें जो विद्यार्थी की किसी कारणवश अगर वो विद्यार्थी उस दिन क्लास में नहीं आ सकता है तो उसके पास एक विकल्प बना रहेगा कि आज वो घर पे बैठ के भी कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे तरीके से विद्यार्थी को घर बिठाकर सिर्फ वर्चुअली पढ़ाया जाए। मेरा ये कहना है कि अगर जो विद्यार्थी किसी कारणवश उस समय नहीं आ सका या किसी कारणवश अपने घर ही रहना पड़ रहा है या बीमार हो गया है, तो वो घर से या जहाँ पर भी वो अभी है उस स्थिति में रहकर भी। जी ये बताएं, अभी जो जितने भी शासकीय हो या प्राइवेट महाविद्यालय हैं वहाँ पर उपस्थिति को लेकर बड़ी
समस्या है। सर, तो आपने आपके दिमाग में ऐसा कोई प्लान चल रहा है कि उपस्थिति कैसे बढ़ाए बच्चों की? बच्चों के अंदर सर रुचि जगाना पड़ेगा और बच्चों के माता पिता से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कारण है कि वर्तमान समय में जो बच्चे हैं वो जब महाविद्यालय आते हैं तो उनके पिताजी मतलब पेरेंट्स से कहकर आ जाते हैं कि हम महाविद्यालय जा रहे हैं, और उनमें से अधिकांश पेरेंट्स को लगता है कि उनका बेटा जो है या जो चाइल्ड है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मुझे तो बस उपाय बता दीजिए, क्या करोगे आप आपके महाविद्यालय में बच्चों की संख्या अधिक से अधिक हो, जितने दर्ज है वो उपस्थित हो, उसके लिए क्या उपाय बता सकते हैं? सर एक तो पहले तो उनके अंदर रुचि जागृत करनी पड़ेगी, तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। और दूसरा रुचि जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो सर उनको अपने करीब लेकर कंपलसरी बिठाना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए जब तक उनके माता पिता से संपर्क नहीं होगा तब तक उन पर एक पारिवारिक दबाव नहीं बनेगा, तब तक वो क्लास में नहीं आएंगे, और जब तक वो क्लास में नहीं आएंगे तब तक हम उनके अंदर रुचि नहीं जगा सकते। अधिकांश जो विद्यार्थी आ रहे हैं वो क्लास तक नहीं आ पा रहे हैं, तो शिक्षक और विद्यार्थी के पेरेंट्स के बीच में अगर संपर्क हो जाए तो सही सूचना उनके घर तक पहुंचेगी और विद्यार्थी जो है अपने क्लास में कम से कम उपस्थित हो सकेगा। अगर वो क्लास में बैठा रहा तभी हम उसको प्रेरित कर सकेंगे और रुचि जगा स्वयं पोर्टल के बारे में बताएं। स्वयं पोर्टल सरकार द्वारा लागू किया गया एक तरीके का एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें उसका फुल फॉर्म से शुरुआत करें। सॉरी सर मुझे फुल फॉर्म तो नहीं याद है। कभी आप जो जिस संस्थान में अध्यापन करा रहे थे जी वहाँ पर कभी बच्चों को आपने इसके विषय में प्रेरित नहीं किया कि आप जब ऑनलाइन शिक्षा का समर्थन कर रहे हो जी तो स्वयं पोर्टल के बारे में जानकारी होना चाहिए और आपको बताना चाहिए था बच्चों को? जी सर, उनको स्वयं पोर्टल के बारे में बताया था मैंने विद्यार्थियों को कि 1 वीक से लेकर तो उनका 6 मंथ तक का या 1 ईयर तक के डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज आपने कभी उस पर पंजीयन कराया स्वयं पोर्टल? ये तो जो आपका रिसर्च से संबंधित विभिन्न प्रोग्राम करवाता है, तो यदि हम जैसे पढ़े लिखे लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो बच्चों से कैसी आशा कर सकते हैं? और बताइए मुझे, ये आपका रिसर्च टॉपिक से संबंधित है, हरित क्रांति से 2018 तक कृषकों की स्थिति, और अभी सर से भी चर्चा की आपने 1991 में कोई पॉइंट आया, तो अभी द्वितीय हरित क्रांति की बात कर रहे हैं, तो आपके रिसर्च का इससे कोई संबंध नहीं है द्वितीय हरित क्रांति से? समयावधि में है सर, लेकिन मैंने इसको विशेष रूप से आपने 2018 तक लिया, हरित क्रांति से 2018 तक जी तो मेरे हिसाब से इसमें कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। जी जहाँ हम हरित क्रांति के माध्यम से लेके जा रहे थे, अब वही वापस लेके जाने की बात कर रहे हैं, तो आपके इसमें कुछ है क्या ऐसा कुछ? जी सर, हरित क्रांति जब हमने शुरुआत करी थी उस समय हमारा नहीं, वो तो उद्देश्य हरित क्रांति हो गई, आपके रिसर्च में आपने कोई बिंदु नोट किया है क्या ऐसा कोई? नहीं सर, कोई एक आध ऑब्जेक्टिव रखा हो, हाइपोथेसिस रखी हो कोई? हाइपोथेसिस मैंने जो रखी है वो अलग है सर, इससे हरित क्रांति से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मुझे एक हाइपोथेसिस और उससे संबंधित आपका ऑब्जेक्टिव बता दो, जो उसको ऑब्जेक्टिव बता दो जो आपकी हाइपोथेसिस को प्रूव करता हो। एक कृषि के वाणिज्यीकरण को लेकर थी कि कृषि का वाणिज्यीकरण अंग्रेजों ने शुरुआत कराया था, ये कहा गया है, लेकिन जो बाद में सरकार के भी प्रयास रहे, पर मेरे जो हाइपोथेसिस है उसमें कि कृषि का वाणिज्यीकरण सरकार और किसानों के परस्पर सहयोग से हो सका है। इसके पीछे ना तो अंग्रेजी शासन ने कराया और ना ही भारत सरकार अकेली कर सकी, तो दोनों के सहयोग से हुआ, एक ये हाइपोथेसिस है। दूसरी ये थी प्रूव कि नहीं हो रही, पूरी तरीके से प्रूव नहीं हो रही है सर, जो मेरी हाइपोथेसिस है। जिस समय मैंने सिनॉप्सिस बनाई थी उस समय तक मुझे रिसर्च की इतनी जानकारी नहीं थी। चलो ठीक है मैडम। अभी एक चर्चा हुई जिसमें तुमने ये कहा कि ठीक है,
हाँ बिल्कुल। उसको बताओ। चलो छोड़ो, वो मेरे को ध्यान में आएगा तब मैं उसको पूछूंगी। मैंने तो मैंने नोट नहीं किया। ठीक है, हम दिन का टाइम होता है ना 15 मिनट। चलो अच्छा हुआ। ठीक है। बढ़िया। एक सामान्य सी बात है, साइड भाव से बात करिए। अब बताना चाह रहे हैं कुछ, वो बता देते हैं ना जो बताना चाह रहे हैं सब लोग। प्राइमरी डेटा जब तक अपन कलेक्ट नहीं कर ले रहे हैं जी तब तक हमारी हाइपोथेसिस प्रूव कैसे होगी? तो अभी तो हम डेटा कलेक्शन वाले मोड में ही नहीं पहुंचे हैं, जी तो केवल हमारी हाइपोथेसिस हमने एक्सपेक्ट की है। ठीक है, हाइपोथेसिस का मतलब ही कहाँ होगा, कैसे तैयार होगी हाइपोथेसिस? है ना, हमने जो हमारी सिनॉप्सिस दी है वो हमारा जो है हमने क्या किया, एक प्रपोजल दिया है, जी केवल प्रपोज किया है। तो अभी जैसे कोई भी तुमसे पूछे तो कैसे बताओ। निर्णय पे पहुंच जाओगे आप? हाँ, तो निर्णय नहीं लेना हाँ, है। तो ऐसे मुस्कुराते उस समय बोलोगे कि सर जब तक डेटा नहीं आएगा, धीरे से बोलते ना मैडम सर तब तक इसको प्रूवन कैसे करेंगे? आज से कुछ साल बाद में आपको बता पाऊंगा इस और तक। प्रूव तो होगी। हाइपोथेसिस आपका रिसर्च हाँ, कंप्लीट ये तभी तो होगा अगर जब प्रूव होगी। वो तो आप वही बात बोलोगे हो कि गई डेटा ना कि कलेक्ट अपने करो। दिमाग में हाइपोथेसिस रखकर आप रिसर्च नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब है कि आपको वही बना लिया है आपने मन कि हमको यही लिखना है, और डेटा आपके पास इतना आ गया है जो आपको कुछ और दिशा में ले जाए फिर। तो हाइपोथेसिस पे नल हो जाएगी। हाँ, इसीलिए पहले आप कलेक्शन पे अभी तो क्या चल रहा है, अभी अभी क्वेश्चन किस पे काम स्टेज चल पे? रहा है। फिर तो जस्ट ये बोलिए, हमने हमारा ऑब्जेक्टिव तय करा है, टॉपिक तय करा है, जी। और हमने हमारा जो है प्रपोजल बनाया हुआ है। अभी इससे संबंधित चीजें क्या, मैंने रिव्यू ऑफ लिटरेचर जरूर किया है। जी अब जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपने मिसलीड कर दिया ऋषि खेती, जी और आप गौरवशाली उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, जी और खेती पर काम कर रहे हो, तो आपको ना वर्ण से लेना देना ना। रिसर्च में आपका जो ऑब्जेक्ट होता है आप केवल वहीं तक चलोगे। तो यहाँ बड़ी जगह पर तटस्थता का भाव दिखाई दे रहा है अपने को, है ना, चीजों को लेकर के। तो हमको इधर उधर की बातचीत की चीजें नहीं देखनी है, वो समाजशास्त्री करेंगे, है ना। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था तो बस सब 5 कुछ मिनट, हम 2-3 तो लोगों के इतिहास पास का चले जाओ, बैठना। तो हम देखेंगे पहले इतिहास में क्या क्या खेती का पैटर्न भारत में था। अपन नीचे वाले को भेज दें 10 मिनट वो आगे बैठ चले। ठीक है। और मैंने एक और पॉइंट नोट किया था, ध्यान आपका। देखो, क्वेश्चन कोई भी पूछे, बात सबसे करते देखना सबके आप हमने भी थोड़ा सा नोट किया था। असल में सर आप और आप जो है ना थोड़े साइड हो गए हैं, इसलिए क्या होता है कि जो मेरे गर्दन है ना फिर पूरी मोड़नी पड़ेगी, इस वजह से हुआ है। अगर थोड़े सामने रहते तो मेरा ध्यान चारों तरफ रहता, ये जैसे मैडम दोनों मैडम की वाला जो तरफ था। क्वेश्चन था वो भी थोड़ा सा डिफर जा रहा है। असल में मैं शायद उसको तैयार नहीं कर पाया हूँ अच्छे से, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है अब डाटा कलेक्शन वाली देखो method उसको ये वो बता रहे तुम्हारे इसमें अपन जो भी सिनॉप्सिस लिखी हुई है उसमें तुमने शोध प्रविधि दी हुई है। जी अब उसको तुमको खुद को देखना है, केवल इसी पे शोध प्रविधि, यानी हम तो इतिहास वाले हैं, हिस्ट्री वाले को तो टूर भी करना है। आपकी आउट जो उसमें भी जाना है, टेबल वर्क ही नहीं रहता है। तो अगर हाँ, तो उसमें इंटरव्यू मेथड हो जाता है, नहीं उसको आपको पूरी मेथड बाहर हाँ, वो शायद मैं पूरे अच्छे से तैयार अभी पद्धति और विधि में अंतर होता आपका है। बायोडाटा पद्धति गुच्छा है, गुलदस्ता, और विधि उसका एक फूल है, समझ गए? उसको वैसे ही पढ़ के बहुत बढ़िया रहा। हाँ, अभी और बात अच्छा। अच्छा। इस पे जल्दी से 5 मिनट